चिराग पासवान जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है, मायावती जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है, अखिलेश यादव जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है, मोदी जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है। हमने जंतर मंतर पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, बहुत सारी ऐसी नारेबाजी देखी जिसमें जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमें जात पात में नहीं बंटना है। ये आंदोलन इसी के संदेश के लिए है कि हमको ये जात पात की खाई खत्म करनी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? हमने उनको विकल्प शेयर करे हैं, लेकिन वो हमारा कोई मांग पत्र नहीं है जो दिया गया था उनको। वो एक तरीके से निमंत्रण पत्र है। केंद्रीय मंत्रालय अमित शाह मोदी जी से वार्तालाप कराई जाए। डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ तब तक है जब तक आप एजुकेटेड नहीं है। अब आप एजुकेटेड होकर आईएएस आईपीएस डॉक्टर आईआईटी बन जाते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता है। तो फिर क्या लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए कि फेयर तरीके से रिजर्वेशन बने? अगर हमें जात पात की खाई भरनी है तो हमें जातियों पर नियम ना बनाकर मानवता के आधार पर नियम बनाने की आवश्यकता है। 10 बजे जब हम लोग डिटेन कर लिए गए उस समय ये कहाँ थे, इनसे पूछिए जाकर आप। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। आप वहाँ 4 घंटे भूख सहन करके बैठ नहीं सकते थे। उस आंदोलन में खत्म नहीं हुआ है, कान खोल कर सुन लो। हमें अभी कस्टडी में रखा गया, निकलते ही आंदोलन दोबारा होगा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आपने पिछले कुछ दिनों में कई सारी रील्स, कई सारे वीडियोस और जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन देखा होगा और इसी का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसका बड़ा चेहरा रहे हर्ष हमारे साथ आज मौजूद है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हर्ष, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि ये थॉट कैसे आया कि अब इस लड़ाई को शुरू करना है, इसके बारे में बात करना है, या ये लड़ाई होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है वो एक व्यक्ति को जो गरीब तबके का है, वंचित और असहाय है, उस तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए था। और इसको राजनेताओं ने अपना वोट बैंक का जरिया बना लिया। तो इसमें बदलाव की मांग कहीं ना कहीं राजनेताओं की तरफ से अगर नहीं हो पाएगी तो जन समूह और आंदोलन की तरफ से होनी चाहिए। इसलिए हमने इस विषय पर संज्ञान लिया और हमारे साथ कई आंदोलन में लोगों ने भाग लिया और इसमें बदलाव की मांग रखी। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जैसा आप बोल रहे हो, वो था कि चेंज आना चाहिए क्योंकि ओवर द इयर्स इसको मिसयूज किया गया। यही आप कहना चाह रहे हो, बिल्कुल राइट? तो क्या बिल्कुल बिल्कुल। आपके एक बार मतलब ऑलरेडी आप लोग की तरफ से दिया जा चुका है कि क्या चेंजेस अब डिमांड कराते हैं? एक बार क्लैरिटी से आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि ये चेंजेस और ये डिमांड आप लोग की है। हमारी डिमांड है कि रिजर्वेशन जो है एक वंचित और शोषित व्यक्ति के लिए था, तो ये उसी तक पहुंचे। सिर्फ इसका फायदा कुछ लोग ही ना उठाते रहे। जैसे कि जो गांव का गरीब बच्चा है उस तक भी रिजर्वेशन पहुंच सके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसको भी अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए हमें उसकी अगर फीस अफोर्ड करनी पड़े प्राइवेट स्कूल की तो वो दी जाए। जो गरीब है उसको, जो शोषित और वंचित रियल में है, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने ब्रेन को डेवलप कर सके। और वो ना केवल गवर्नमेंट जॉब में बल्कि वो हर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना परचम लहरा सके। वो विदेशों में भी अपना परचम लहरा सके और देश की प्रतिभाएं आगे बढ़े और प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ सके, जिससे कि वो विदेशी कंपनियों के सीईओ ना बन के भारत देश की कंपनी के सीईओ और मालिक बने और देश आगे बढ़े। हम्म। सिर्फ जब इसका राजनीतिकरण हो रहा है। ये राजनीतिकरण बंद होकर ये बैठ वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन ना रहकर जिसका अधिकार है, जिसका हक है, उस तक पहुंचाया जाए। जब ये तर्क सामने आता है कि जो वंचित लोग हैं उनको मिलना चाहिए या जिनके पास आर्थिक मदद नहीं है उनको मिलना चाहिए, तो सरकार क्लेम करती है कि हमने ईडब्ल्यूएस के तहत 10% कोटा हम दे रहे हैं। तो क्या वो सोल्यूशन के तहत उसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, उसमें भी वो लोग उठा ले जा रहे हैं उसका फायदा जो लोग वो पेपर सेट करवा पा रहे हैं। जो सच में शोषित और वंचित है वो पेपर ही नहीं बनवा पा रहे, तो उन तक पहुंच ही नहीं रहा। तो इसके लिए एक आयोग बनना चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो कि निष्कर्ष निकाले कि कौन सच में शोषित और वंचित है। हर व्यक्ति को समान लेवल से दिया जाए। हर व्यक्ति को, जो गरीब है उसको दिया जाए, जो अमीर है, जो मंत्री है, विधायक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको देने की जरूरत नहीं है। और इसमें देने के तरीके में भी बदलाव किया जाए। ये चीटिंग की फॉर्म में जैसे नंबर बढ़ा दे रहे हैं उस तरीके से नंबर ना बढ़ाकर कि हम 350 नंबर को 500 बराबर मान के तुमको सीट दे देंगे, वो तरीका ना अपना कर हमें ये तरीका अपनाना चाहिए कि उस बच्चे का बौद्धिक विकास किया जाएगा, उसको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, जिससे कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ के खुद डॉक्टर इंजीनियर बन सके। अभी तो हर्ष आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े आंदोलन, लेकिन हर्ष की व्यक्तिगत राय क्या है? क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, रिजर्वेशन ये आपस में कोरिलेटेड है?
क्या वो लोग जो इतने समय से जो वंचित कैटेगरी में आते हैं, आपको लगता है कि उनको कोई प्रेफरेंसेस मिलनी चाहिए, चाहे उसका तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मिलनी तो चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आजकल जातियां अगर देखें तो सिर्फ दो हैं, एक अमीर और एक गरीब। चिराग पासवान जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, मायावती जी हो गई, अखिलेश यादव जी हो गए। इनके साथ बैठ के डिनर कौन नहीं करना चाहेगा। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पिछड़े ही रह जाएंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पिछड़े ही रह जाएंगे। फिर अब फिर जो कबाड़ी वाला है वो आगे है अगर, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, वो पिछड़े ही रह गए। पिछड़े कहने का उनको हक दिया किसने है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को पिछड़े होने का हक किसने दिया? हमारे देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ा ही रह जाएगा। तो आप ये मानते हैं देश कि में पिछड़ा वो है जिस तक संसाधन नहीं पहुंचे। ठीक है, लेकिन जब हम एनसीआरबी का डेटा देखते जी हैं जी या बताइए। हम आईआईटीज या आईआईएम्स में देखते हैं, जब डेटा आता है तो पता चलता है कि आईआईटीज और आईआईएम में भेदभाव और अलगाव के कारण 13,500 से ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी छात्र पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके हैं। तो जब इस तरह के डेटा आते हैं तो क्या वो ये नहीं बता रहे हैं कि भेदभाव अभी भी उसी स्तर पर है और इसीलिए फेयर चांस की जरूरत उन स्टूडेंट्स को है? सारे कैटेगरी के लोग छोड़ देते हैं। अब बात क्या होती है कि जब एक बच्चा जिसको शुरुआत से अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, उसका 350 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, तो उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, लेकिन आईआईटी और एमबीबीएस की सीट पाने के बाद उसे क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचना पड़ेगा। जब उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी नहीं हुई तो वो वहां क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनके बौद्धिक विकास और उनको पढ़ाने की आवश्यकता है। जब वो पढ़कर खुद ब खुद आईआईटी में पहुंचेंगे तो उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो उसको डील कर पाएंगे, वो सारी पढ़ाई को डील कर पाएंगे और पढ़ सकेंगे अच्छे से। तो मतलब आप ये मानते हैं कि एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, भले ही वो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में ना हो, प्राइमरी में दी जाए, लेकिन जरूरत है, ये आप एक्नॉलेज करते हैं? बिल्कुल। तो क्या इसके लिए लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी उनको हम चाहिए? पढ़ा के रिजर्वेशन दें। तो फिर क्या लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए कि फेयर तरीके से रिजर्वेशन बने? इंस्टेड हमने जंतर मंतर पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, बहुत सारी ऐसी नारेबाजी देखी जिसमें जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को, कुछ लोगों को कास्ट बेस्ड उनको चीजें कही गई और कहा गया कि हम नहीं पानी पीने देंगे, आगे भी तुम्हारी पीढ़ियां भी ऐसे करेंगे। बहुत सारी क्लिप्स जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने भी देखी होंगी। जंतर मंतर से प्रोटेस्ट के दौरान ही ऐसे विजुअल सामने आए। तो क्या आप उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं या उस बारे में कुछ कहेंगे? हमें इस तरीके की भ्रांतियां नहीं फैलानी है। हम सब एक हैं और इन राजनेताओं को इस पर राजनीति नहीं करने देनी है। हमें जात पात में नहीं बंटना है। ये आंदोलन इसी के संदेश के लिए है कि हमको ये जात पात की खाई खत्म करनी है और सबको समानता का अधिकार मिले। हर कोई अच्छी शिक्षा पाकर अपना बौद्धिक विकास कर सके और देश के विकास में भागीदारी दे सके। उसको ये मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए कि आपको तो रिजर्वेशन मिला था, उसको मानसिक रूप से ना तोड़ा जाए। उसको उसको अच्छी सुविधा, अच्छी पढ़ाई दी जाए। उसको आर्थिक तंगी है तो उसको आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि वो अच्छी शिक्षा पाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सके। डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ तब तक है जब तक आप एजुकेटेड नहीं है। जब आप एजुकेटेड होकर आईएएस आईपीएस डॉक्टर आईआईटी बन जाते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता है। चिराग पासवान जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? मायावती जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? अखिलेश यादव जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? मोदी जी के साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? और टीना डाबी आईएएस बनने के बाद कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? कौन इन लोगों के साथ बैटर नहीं करना चाहेगा? डिस्क्रिमिनेशन तब तक है जब तक आप एजुकेटेड होकर कुछ बन नहीं जाते। अगर आपको एजुकेटेड कर दिया जाएगा और आप अगर आगे बढ़ जाएंगे, सारा डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आपको आईआईटी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस पढ़ाई को डील कर पाएंगे। लेकिन हर्ष, जिन लोग के आपने नाम लिए, क्योंकि वो पावर में है, क्योंकि वो बेटर एजुकेटेड हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है, क्या इसीलिए सिर्फ ये रीजन नहीं है कि जिन लोगों के आप नाम ले पा रहे हैं इसीलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? लेकिन वही लोग उसी कैटेगरी में जो नहीं पा रहे हैं ये सारे संसाधन, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है कि उन साधन क्यों नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। यही लोग तो रोक रहे हैं। एक ही रिजर्व सीट पर बार बार लड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ है, जो व्यक्ति के पास तक अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उनको लड़वाइए ना उस रिजर्व सीट पर। एक ही व्यक्ति क्यों बार बार विधायक और सांसद बने जा रहे हैं एक रिजर्व सीट पर?
एक रिजर्व सीट पर आप विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, क्या आपका उत्थान नहीं हो पाया क्या? किसी दूसरे को मौका दिया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। अब ठीक है, लखनऊ में डिप्टी सीएम से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्या आपने उनको ये सारे विकल्प शेयर किए? बिल्कुल, हमने उनको विकल्प शेयर करे हैं, लेकिन वो हमारा कोई मांग पत्र नहीं है जो दिया गया था उनको। वो एक तरीके से निमंत्रण पत्र है कि हमारी केंद्रीय मंत्रालय अमित शाह मोदी जी से वार्तालाप कराई जाए, इस विषय को, आंदोलन के विषय में संज्ञान लिया जाए। ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब और आपने उन्होंने की तो हमसे हुँ, वा, वादा मांगा कि आप 2 दिन तक समय दीजिए, हम इस विषय पर संज्ञान लेंगे और 2 दिन तक आप आंदोलन नहीं करेंगे। और वो हमें वैसे ही नहीं करने दिया जा रहा था, 2 दिन तक के लिए डिटेंशन रखा जा रहा था। उसी बीच हमारी वार्ता अगर हो गई तो हमने चालाकी से उनसे कहलवाया कि भैया आप हमें केंद्रीय मंत्री से वार्ता कराइए। हुँ, लेकिन इसके बाद आपके तो ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। हुँ, जी, जी, कंप्लीट प्रेस करिए। कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने इसको संगठित किया और वार्ता करने का वादा उनसे लिया। तो हमारी मांग है कि सरकार इस वादे से पीछे ना हटे और हम अभी भी कस्टडी में ही हैं, हमें आंदोलन में जाने की परमिशन अभी नहीं है। ठीक है, आपने जब ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप उसमें काफ़ी आपके ऊपर आरोप लगे कि आप काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दिए, इस बात की जानकारी किसी और को नहीं थी, आपने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नारे लग रहे थे जंतर मंतर पर आरक्षण हटाने के, लेकिन आपने जो बातचीत की वो आरक्षण सुधार की हुई। इसके बाद आप ही के कई सारे साथी बाकी आप बेहतर बताएँगे कि आप किन्हें साथी मानते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर खूब सारे आरोप लगाए। तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक हुई? क्या आपके बाकी जो भी साथ के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन शुरू किया उनकी सहमति में नहीं था? जिन लोगों ने किया वो की सहमति में था, उनमें से कई लोग डिटेन थे। जिन लोगों का आंदोलन था, जो लोग सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के वीडियो बना रहे थे, उन लोगों का ये आंदोलन नहीं था। और वो लोग कुछ दिन पहले खिलाफत में ही वीडियो बना रहे थे इस पर। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है तो वो लोग आ गए। उन्होंने ग्राउंड पर क्या काम किया, उन्होंने कितने दिन तक होर्डिंगे छपवाने कौन से गया, कौन सा उन्होंने लोगों को जोड़ने गए, कौन सा लोगों को वो इकट्ठा करने की कोशिश करी, नहीं करी। सिर्फ उस दिन आंदोलन में आके माइक पकड़ के आधे घंटे चीख कर निकल गए। अगर वो लोग वहां बैठे रहते और वहां से ना जाते तो आंदोलन अभी भी वहीं जमीन पर चल रहा होता, क्योंकि इतने सारे लोगों को सरकार हटा पाए, पुलिस हटा पाए, नहीं हटा पाती। लेकिन मैं चीख चीख कर कहता रहा कि आप लोग यहाँ बैठे रहना, 4 घंटे 10 घंटे की भूख हम सहन कर सकते हैं। लेकिन लोग भूख के कारण बाहर निकल गए, पुलिस ने उनको दोबारा अंदर नहीं आने दिया। इस प्रकार संख्या बल कम होता गया हमारे पास, और जब 2-3 हजार लोग सिर्फ बचे तो पुलिस ने एकदम से वहां पर लोगों को खींच खींच कर, रगड़ रगड़ कर, जमीन से, स्टेज से खींच कर, जमीन पर रगड़ के, उठा उठा के बसों में भर के दूर दूर तक छुड़वा दिया। उसके बाद भी हम लोग लगे रहे और राजघाट तक पैदल मार्च किया। आप ही के आप बताएँगे तो खैर सही होगी, आप मानते हैं नहीं। अजीत भारती का एक स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देती हूँ, आप बताइएगा उसके बाद। उन्होंने लिखा द रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हैज़ नो सपोर्ट फॉर हर्ष दुबे's प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज़ वी आर आइडियोलॉजिकली अलाइन्ड विथ हिज मूवमेंट। आई वाज़ प्रेजेंट देयर। उन्होंने आगे लिखा, I was present there yesterday. We neither called for this movement nor the press conference. Those who came to Jantar Mantar at the call of Harsh or others are kindly requested to return home. आगे भी उन्होंने लिखा, there must be a reason why I discouraged gathering people so quickly for such a protest. No party should think this is the end of the movement. We will discuss it, inform the people, and will be back soon and in much larger numbers than we are now. Also, congratulations to Harsh Dubey's father for his MLA ticket. Through an upper caste ये person will शुरुआत reach से their ही son. हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पेज को हाईजेक कर लिया, बच्चों का माइंड ब्रेन वॉश करके जो भी किया हो, एक व्यक्ति विशेष ने उसको बनाया। हमने उस चैनल को खूब प्रमोट किया, खूब फॉलोअर बढ़वाए उस पर। उसके बाद उस पर आंदोलन की खिलाफत में ही कि हम इस आंदोलन नहीं करना चाहते, हमें अभी रोडों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने 1 महीने तक खूब मेहनत करके लोगों को जुटा लिया तो 2 दिन पहले कहते हैं कि मैं भी आंदोलन में जाऊंगा। और आंदोलन में आने के बाद मेरे खिलाफ पहले खूब प्रोपेगेंडा चलाने के बाद भी मैंने उन्हें सम्मान पूर्वक स्टेज पर बुलाया। उसके बाद दूसरे दिन 10 बजे जब हम लोग डिटेन कर लिए गए, उस समय ये कहाँ थे, इनसे पूछिए जाकर आप। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। आप वहां 4 घंटे भूख सहन करके बैठ नहीं सकते थे उस आंदोलन में। उस आंदोलन में बैठ सकते थे, लेकिन ये लोग भाग गए वहां से अपनी मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर्स में बैठ बैठ कर, सिर्फ आकर माइक पर भाषण देके निकल गए। इसीलिए मैंने जंतर मंतर के मंच से 100 बार कहा कि यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं है, जमीन पर बैठे लोग ही गेस्ट हैं। उन्हीं का ये आंदोलन है और उन्हीं का ही रहेगा। जो और उसके बाद
ये शाम के 10 बजे से, शाम 10 बजे हमको डिटेन किया गया। दूसरे दिन 2 बजे तक इन लोगों ने उस आंदोलन को इकट्ठा क्यों नहीं किया? जो कह रहे थे कि आंदोलन खत्म कर दिया, खत्म नहीं हुआ है। कान खोल कर सुन लो, हमें अभी कस्टडी में रखा गया, निकलते ही आंदोलन दोबारा होगा। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो, लेकिन अगर सरकार ने आरोप मांगे नहीं मानी तो दोबारा होगा। यही भड़काऊ बयान, जो भड़काऊ बयान ये लोग देकर लोगों के व्यूवर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, विधायकी का टिकट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तुम अपना स्वाभिमान बेच देते होगे। हम स्वाभिमान नहीं बेचते। जिन टिकटों की आप बात कर रहे हैं वो टिकटें प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही ऑफर आ चुके थे, बट हम बिके नहीं। तुम्हारी तरह स्वाभिमानी हैं हम लोग, हम स्वाभिमान नहीं बेचते तुम्हारी तरह। स्वाभिमान अपने हाथ में रखते हैं, बेचते नहीं है उसको। आदित्य अगर टिकट लेनी होती और बिकना ही होता तो प्रोटेस्ट वहां नहीं होता, आंदोलन प्रोटेस्ट वहां नहीं पहुंचता जंतर मंतर तक, और जंतर मंतर से प्रोटेस्ट नहीं उखड़ता अगर ये चेहरे चमकाने वाले लोग वहां ना आए होते, चेहरे चमका कर ना भागे होते वहां से, अगर वहीं बैठे रहते तो आंदोलन अभी भी जीवित होता। और उसके बाद अगर आंदोलन में मुझे डिटेन कर लिया गया, मेरी टीम को डिटेन कर लिया गया, तो ये लोग 18 घंटे तक कहाँ थे? 18 घंटे तक लोगों को संगठित कर कर क्यों नहीं बैठा पाया? लोग अभी तक 15-15, 20-20 लोग वहां पहुंच रहे हैं और लोगों को पुलिस भर के दूर छोड़ दे रही है। एक स्ट्रेटजी पर काम करते, अगर आपके पास लोग जुड़े हुए थे और लोगों के पास लोग जुड़े हुए थे, एक स्ट्रेटजी पे काम करके लोगों को इकट्ठा करके एक साथ जंतर मंतर पे कूच करते, कौन रोक पाता? कोई नहीं रोक पाता। अब आप कह रहे हैं कि हम परमिशन लेके करेंगे, तो बता दो उनको कि जंतर मंतर पे सिर्फ 1000 लोगों की परमिशन होती है मैक्सिमम, उसमें भी 3-4 आंदोलन होते हैं, मतलब एक आंदोलन को सिर्फ 200 से 300 लोगों की परमिशन मिलती है। तो आप 300 लोगों के साथ सरकार से अपनी बातें मनवाएंगे? परमिशन लेके आप बड़े जनसमूह के साथ 300 लोगों के साथ करेंगे? आंदोलन परमिशन से नहीं, जनसमूह से होते हैं। जो आप लोगों को बहकाने के काम कर रहे हैं, मेरी अभी भी उनसे रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से भड़काऊ बयान देकर सिर्फ आंदोलन को कमजोर ना करें, एक साथ रहें और आंदोलन को जारी रखें, आंदोलन को खराब ना करें घर बैठकर। आदित्य सिंह ने भी ट्वीट किया और कई सारे ऐसे चेहरे जो इस आंदोलन के साथ साथ सामने आए थे उन्होंने भी ट्वीट किया, और आप आदित्य पर सिंह कौन बात कर रहे हैं आप? उन्होंने भी ट्वीट किया, और ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप को इसका चेहरा बता रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया, मल्टीपल लोगों ने। और उनका दावा ये है कि आपने अचानक से सीएम से मुलाकात की, और ये मुलाकात से वो लोग इत्तेफाक नहीं रखते, इसकी वजह से जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है वो साबोटाज हुआ, और इसी वजह से वो आपके साथ अब अलाइन नहीं करते हैं। आपको वो कहना चाहते हैं कि हर्ष अब हमारे प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं है। पहली बात तो प्रोटेस्ट का कोई चेहरा था ही नहीं, प्रोटेस्ट जनसमूह का होता है। आप चेहरे वाली बात करते होगे, हम चेहरे की बात नहीं करते, ये जनसमूह होता है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कोई प्रोग्राम नहीं होता है, जिसे कुछ लोग प्रोग्राम करके डिनोट करते हैं कि मुझे इनविटेशन आया था, मुझे नहीं आया था। तो जिनका जमीर बिछा होता है वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन और हर्ष, जो कह आपको रहे ऐसा हैं नहीं लगता इन कि लोगों को कॉल करने पर, हम्म आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कॉल कोई नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये गलत है, ये गलत है, इनको पता है। कॉल करने पर जो लोग आप नाम ले रहे हैं कुछ लोगों का, उनमें से कुछ लोग कॉल करने पर अब कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन उन लोगों का कभी था ही नहीं। अगर आप आंदोलन का हिस्सा रहना चाहते हैं तो लोगों को जोड़कर जंतर मंतर पहुंचाएं। जो लोग अभी भी भटक रहे हैं उनकी कुछ समस्याओं का समाधान करें। जो लोग अभी तक डिटेन नहीं, जो लोग अभी भी कस्टडी में हैं उनको छुड़वाने की कोशिश करें, क्योंकि हम अभी भी कस्टडी में ही हैं। हमसे वादा लिया गया कि आप 2 दिन तक आंदोलन नहीं किए करेंगे, ठीक है और हर्ष, हम अभी लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता कि एक रिप्रेजेंटेटिव होने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर आप देखें हाल ही में, क्योंकि ये हाल ही का प्रोटेस्ट है, मैं इसीलिए इसका एग्जांपल ले रही हूँ, कोई कंपैरिजन के लिए नहीं। सीजेपी का एक प्रोटेस्ट हुआ, एक पर्पस के लिए था, एक कॉज के लिए था, लेकिन एक सीजेपी नाम वहां था, कुछ रिप्रेजेंटेटिव अभिजीत दीप के, आशुतोष रंग का, ये कॉन्स्टेंटली वहां थे, तो ये आसानी थी लोगों के लिए कि किस लीडरशिप के अंडर चलना है ये समझ पाना। क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े किसी भी आंदोलन के लिए एक लीडरशिप की जरूरत तो अनिवार्य होती है, लोगों को साधने के लिए कि किस दिशा में जाना है? मैंने कभी अपने आप को लीडर माना ही नहीं, जो भी आया मैंने उसको लीडर बनाया। मैंने कहा कि आप भी लीडर हैं, इसका आप भी लीडर हैं, और यही कारण है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पाने के लिए या ये सब करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन को खराब करने की कोशिश करते हैं। नॉन स्टॉप जमीन पे काम करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद जो भी आया उसको हमने कहा ये आपका ही आंदोलन है, और आप ही, कितने ही लोग मंच पर आए, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। मैंने ये जरूर कहा कि ये चीफ गेस्ट नहीं है, जो जमीन पर बैठे हैं वही गेस्ट है, उन्हीं का आंदोलन है, क्योंकि सिर्फ चेहरा चमका के निकल जाने वाले आंदोलन नहीं है। और हमने ये भी कहा था जो 7-8 बजे तक रुक सके वही माइक ले
और फिर नियम हो जाएंगे कि जो 2 दिन रुक सके वही माइक पकड़े, क्योंकि सिर्फ माइक पकड़ के 2 मिनट भाषण देके और अपनी मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर से भाग जाने वाले लोग इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है, वो सिर्फ चेहरा चमकाने आए हैं वहां। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही सरकारें जो प्रीडोमिनेंट सरकारें हैं, ये दोनों ही रिजर्वेशन से इत्तेफाक रखती हैं। और ऐसा हुआ भी कि जो पहले कॉजेस थे उसमें सीजेपी का जो हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट मिला और उसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बना। लेकिन इस आंदोलन को ऐसा सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिला। वहां राजनेताओं की जरूरत पड़ी लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ किसी राजनेता की आवश्यकता नहीं है। बिना राजनेता के आए जंतर मंतर पे रिकॉर्ड बना है कि इतनी भीड़ आज तक कभी जंतर मंतर नहीं आई जितनी पहले दिन ही प्रोटेस्ट पर पहुंची थी वहां। जाने कितने ही लोगों को बॉर्डर्स पर रोक लिया गया था, उसके बाद भी पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था, खड़े होने तक की जगह नहीं थी वहां। लेकिन लेकिन हर्ष, यहाँ आप ही राजनीतिक के पार्टियों की प्रोटेस्ट में, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंची, यही मैं कह रही हूँ, लेकिन आपके साथ आवश्यकता बहुत नहीं है, सारी, उनकी आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता बदलाव नहीं है। आप, जन समूह करा देगा, जन समूह। ठीक है, आप ये लगातार कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों। आप चाहते हैं कि दोनों के लिए ही फेयर हो, इसीलिए आपने सुधार की बात की। हालांकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा था बिल्कुल कि हटाने की, रिजर्वेशन हटाओ नहीं, आंदोलन हटाने अपने का आप नहीं, में हटाओ एक शब्द रिजर्वेशन में है। सुधार करना है, सुधार। नहीं, आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं उसका नाम ही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो उसमें बड़ा बड़ा हाईलाइटेड है हटाओ। खैर, आपकी बात हमने मान ली कि आप सुधार के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर वहां पर करणी सेना, जनरल सेना हो, चाणक्य सेना हो, स्वर्णों का संगठन हो, फिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या इनका पर्पस हार्डकोर ये नहीं है कि वो कास्ट के और जनरल कैटेगरी की फेवर में बात करते हैं? क्या वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे वहां पे? ये आंदोलन जो भी जुड़ना चाहता है हर किसी का स्वागत है, लेकिन इसका बस पर्पस इतना है कि देश में ये भेदभाव बंद हो, जात पात पर राजनीति बंद हो, आरक्षण पर राजनीति बंद हो, लोगों में समानता का व्यवहार बढ़े और लोग आपस में जुड़कर रहें। और जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन की आवश्यकता है उस तक रिजर्वेशन यही पहुंचे, मेरा उस तक सवाल है सुविधाएं हर्ष, पहुंचे, अगर ताकि स्वर्णों वो का संगठन आपके जंतर मंतर पर, आपके प्रोटेस्ट में रहेगा, हिस्सा बनेगा, तो क्या आप फेयर चांस सबके लिए डिमांड कर पाएंगे? क्या फिर वो एक तरफा नहीं है? बिल्कुल डिमांड कर पाएंगे। हम सवर्णों के संगठन की नहीं बात कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी के जो भी संगठन है सभी को निमंत्रण है। अगर निमंत्रण से बात मानते हैं आप, सारे संगठन आए, हर संगठन का निमंत्रण है। ये देश सुधार के लिए आंदोलन है, ये गंदी राजनीति बंद करने के लिए आंदोलन है। जो राजनीति वर्षों से सिर्फ आरक्षण पर करी जा रही है, आरक्षण सिर्फ एक वोट बैंक का मुद्दा बन के रह गया है, लोगों की मदद का मुद्दा होना चाहिए था, ये वोट बैंक का मुद्दा बनता जा रहा तो है। समस्या और जो फिर लोग, आरक्षण है कि भर्ती ना हो पाना, एजुकेशन सिस्टम का बेहतर ना हो पाना? फिर आरक्षण प्रॉब्लम है या फिर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, भर्तियों की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है? दोनों प्रॉब्लम है, दोनों। अगर हम्म, हम निगेटिव नंबर लाने वालों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहेंगे तो देश क्या कभी विकसित बन पाएगा? हम्म, अगर हम अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चों का दमन करते रहेंगे, देश में प्रतिभाओं का दमन करते रहेंगे, तो हम्म। क्या देश कभी विकसित भारत बन पाएगा? तो हमें करना रिजर्वेशन में सुधार ये है कि जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वो अच्छा पढ़ के अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सके, वो खुद के कॉर्पोरेट ऑफिस बना सके, खुद के कॉर्पोरेट ऑफिस का मालिक बन सके, वो देश के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करे, विदेशी कंपनियों में काम करने की जरूरत ना पड़े बाहर जा जाकर, वो अपने बौद्धिक विकास को बढ़ा सके। तो ये बढ़ावों की जरूरत है, और इसको बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार करनी पड़ेगी। जो गरीब है उसको वहां तक एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल इतने कैपेबल नहीं है, तो जब तक कैपेबल नहीं हो जाते तब तक उनको प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाए और उनकी फीस गवर्नमेंट उठाए, इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए। जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश भर में मांग उठ रही है, आपकी क्या राय है इसे लेकर? ये राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति। जाति पात में बांटो और राज करो, जातियों के आधार पर नारे बनाओ, जातियों के आधार पर नाम रख दो, जातियों के आधार पर नियम और कानून बनाओ। जब हम जातियों के आधार पर ही नियम और कानून बनाते रहेंगे तो जातियों की खाई कभी हम भर ही नहीं पाएंगे। अगर हमें जात पात की खाई भरनी है तो हमें जातियों पर नियम ना बनाकर मानवता के आधार पर नियम बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मेरा आखिरी सवाल है, अब शुरुआत में जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो हम अभी तक जिस परसेप्शन से देख रहे थे, अभी आपसे बातचीत में लग रहा है कि हटाओ नहीं, सुधार है, और आपका मेन मुद्दा एजुकेशन और सिस्टम को ठीक करने जैसा है, शायद रिजर्वेशन प्रेडोमिनेटली है भी नहीं। लेकिन
अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये फेयर एजुकेशन का चांस कैसे मिलेगा? अमीर बच्चों और गरीब बच्चों के लिए ये समानता कैसे मिलेगी? इसको लेकर आपका कोई थॉट है तो शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, एक स्कूल अगर आपके आस-पास कॉन्वेंट स्कूल है, जिस स्कूल में वहाँ के संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो अपनी फीस दे पाते हैं इसलिए पढ़ने जाते हैं। लेकिन वहीं एक कबाड़ी वाले का बच्चा, किसान का बच्चा उस स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो वहाँ नहीं जा पाता है। उस बच्चे की फीस गवर्नमेंट खर्चे पर हो ताकि वो भी उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा सके, जहाँ वहाँ के संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल इतने बेहतर नहीं है, तो वहाँ वो भी पढ़ने जा सकें। स्कूल सेम होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट, लेकिन स्कूल सेम होगा। उसी में संपन्न परिवार के बच्चे, विधायक, एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे पढ़ेंगे, उसी में किसान और कबाड़ी वाले के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन उन बच्चों की फीस गवर्नमेंट उठाएगी, जिससे कि वो अपने बौद्धिक विकास कर सकेंगे और उनको पढ़ाई में नंबर के आधार पर चीटिंग जैसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्ष, जब उनके एक पास एक नॉलेज होगा हाल तो फिलहाल वो की पढ़ रिपोर्ट के है। सारी सीट ठीक है। सिक्योर कर सकेंगे और नॉलेज के साथ उनको डॉक्टर की, एमबीबीएस की सीट मिलने के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको आईआईटी के कॉलेज ड्रॉप आउट करने की ठीक जरूरत है, नहीं पड़ेगी, मैं मेरा क्योंकि एक उनकी एक आखिरी शुरुआती सवाल शिक्षा है। अच्छी हो चुकी होगी। हाँ, जो आप बोल रहे हैं बेसिक एजुकेशन में, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जिंदाबाद की टीम भी घूम रही है और हम भी स्कूल्स विजिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है ये दिखा रहे हैं। लेकिन इन्हीं स्कूल्स में हमने ये भी पाया कि जाति के आधार पर स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनसे झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, उन्हें बैक सीट पर बिठाया जाता है। तब आपको लगता है ये कौन इंश्योर करेगा कि उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले वहां पर? इन चीजों के लिए कमेटी बने जो कि इन चीजों की निगरानी रखेगी कि ऐसा करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।